हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। जेकेपीएससी की क्लासेस में 4th क्लास है हमारी। आज हमें श्री अरबिंदो घोष जो हैं उनके बारे में पढ़ना है। उनके एजुकेशन से रिलेटेड क्या फिलोसफी थी और क्या चीज़ें जो हैं वो रही जो हमें उनके बारे में पता होनी चाहिए। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री में इतना तो बनता है कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ठीक है। अच्छा, लेक्चर शुरू करने से पहले मुझे 2-3 बातें बोलनी है और ये बातें ना मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, उसके बाद मैं इन चीज़ों के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करूँगी। ओके, पहली बात तो ये कि मैंने ऑलरेडी नेट वाले बच्चों को एक कमिटमेंट कर रखी है कि अच्छा उनके पीवाईक्यूज होने हैं, ये चीज़ें होनी हैं। ओके, उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला है कि ओके मैं आप लोगों की जेकेपीएससी की क्लासेस करवाऊंगी। ठीक है, सो साथ में नेट की क्लासेस आएंगी, ये मैंने पहले भी बोला था, पहली चीज। ठीक है, और वो अभी भी आएंगी जब तक उनकी पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि 21 तारीख से पेपर है नेट के। ओके, आप लोगों की तो डेट भी नहीं आई है अभी तक। ओके, दूसरी चीज, आप लोगों की क्लासेस मतलब ये प्रेशराइज करने की कोशिश मत कीजिए मुझे कि अच्छा मैंने बोला है मेरे को क्लासेस करानी है, एक दिन में मुझे 2 क्लास, कम से कम 1 क्लास, ये तो करना ही चाहिए, वो करना चाहिए। सो सजेशंस अच्छी बात होती है, बट मेरी भी अपनी सिचुएशंस होंगी ना। हर एक इंसान की लाइफ में अपनी सिचुएशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल रात को बहुत तेज आंधी आई, मैं सुबह कोशिश कर रही हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड करने की, लाइट नहीं है ठीक है, बट स्टिल गर्मी में बैठ के मेरे को ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है। बिकॉज आप प्रेशराइज कर रहे हो या आप कमेंट कर रहे हो, इसलिए क्योंकि मैंने आप लोगों को कमिटमेंट दिया है। सो मैं अपने टाइम अपनी चीजों के हिसाब से, जब मैंने आपको बता दिया कि आपकी अराउंड 50 to 60 क्लासेस में मैं सिलेबस करवा दूंगी, तो मेरी भी तो कमिटमेंट या मेरे वर्ड्स का भी तो कोई मान या रिस्पेक्ट होगी ना मेरी नजरों में, राइट? सो मैं करवाऊंगी, पहली चीज। ओके, दूसरी इनफैक्ट सो आप लोग ना बार बार ये करने की कोशिश मत कीजिए कि सिलेबस पूरा नहीं होगा, आप जो है जल्दी करवाइए, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, या किसी बच्चे का होता है कि थोड़ा डिटेल में मत कराइए, शॉर्ट में कराइए, कोई कहता है डिटेल में करवाइए, बहुत बढ़िया से करवाइए। सो वो चीजें ना मतलब ऐसे प्रेशर अजीब सा वो क्रिएट करती हैं कि मेरा मन भी नहीं करेगा कि मैं वीडियोस डालूं। ओके, सो इट्स ओके, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बैच बेच रही हूँ या मेरी कंपल्शन है कि मुझे करवाना है। मैं ये करवा रही हूँ क्योंकि बिकॉज मेरी मर्जी है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। ओके, सो जो बच्चों को ये लगता है कि मैम बिल्कुल आपके भरोसे हैं, आपकी क्लासेस कब आए, अगर आप मेरे भरोसे हैं तो मैंने भी तो शब्द दिए ना, अपने वर्ड्स, वर्बल टेस्टिमनी दे रखी है ना कि करवाऊंगी, आपके पेपर होगा उससे पहले करवा दूंगी। अभी ना पेपर की डेट आई है, अभी जो जून वालों का पेपर है बेचारों का, उनका काम छोड़ के मैं आप लोगों के बिल्कुल फुल्ली फोकस्ड होके दिन में 2 क्लास जेकेपीएससी की कैसे डाल दूं? ठीक है, सो ये सब चीजें जो हैं वो मैं आगे से जो इनको इग्नोर करूंगी और आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको हर एक चीज का रिस्पॉन्स मिले कि आज क्लास क्यों नहीं आई, कल क्यों नहीं आई, कब आएगी। ओके, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा अपने शेड्यूल के हिसाब से और जो मैंने प्लान कर रखा होगा वो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें आएंगी। सो वो है ना, मतलब वो चीजें करने की जरूरत नहीं है, मुझे इरिटेशन होती है इस चीज से। तो मैं ये क्लियरली बोल रही हूँ आपको कि अगर आपको ट्रस्ट है सो आप ट्रस्ट रखिए, आएंगी क्लासेस, मैं करवाऊंगी जेकेपीएससी की क्लासेस जब मैं बोल रही हूँ एक्सप्लिसिटली। सो उस चीज को जो है बार बार कहने की या करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो ऑलरेडी कमिटमेंट्स हैं नेट वाले बच्चों के लिए, जो मैंने पीवाईक्यूज बोल रखे हैं, जो उनकी मैराथन्स बोल रखी हैं, उन पे भी काम करना है, वो भी आने हैं पहले। उनका पेपर है 21 तारीख से और आप लोगों की ना डेट आई और आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगस्त में है। मैं जुलाई तक तो आराम से आपका सिलेबस करा दूंगी, जून जो बहुत टाइम बचा हुआ है। ठीक है, मैं चाहूं तो 1 महीने में जब नेट वाले बच्चों की क्लासेस हो जाएंगी अराउंड 5 से 10 जून के बीच तक उनकी हो लेंगी जितनी होनी होंगी। ठीक है, 10 दिन उनके अपने हैं कि वो तैयारी कर लें। ठीक है, सो आप लोगों की क्लासेस उसके बाद कंटिन्यूटी में आ जाएंगी। सो थोड़ा सा ना आराम से चलिए, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें करवा रखी है, आप वो वहां से भी कवर कर सकते हो। और अगर फिर भी आपको पैनिक हो रहा है, डर, आई एग्री, बीइंग अ स्टूडेंट डर लगना लाजमी है, बट ट्रस्ट नाम की भी तो एक चीज होती है ना कि अच्छा इन्होंने बोला है ये करवा देंगी। और मैंने आज तक जो कमिटमेंट दी है, इवन आई वॉज प्रेग्नेंट, मैंने तब भी वो कमिटमेंट्स पूरी की हैं अपने चैनल के लिए। ओके, तो चीजें होंगी, सो इसलिए पैनिक मत करो और ऊपर से पैनिक होके मुझे पैनिक में मत डालो।
कि बस करवाई दो, अभी करवा दो, ठीक है। सो मैं करवा दूंगी, चुपचाप जितना करवाया जा रहा है उतना पढ़ो, अदरवाइज जो एक्स्ट्रा क्लासेस ऑलरेडी डिटेल में डली हुई हैं उनको पढ़ लो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थियरीज पढ़ लो, बहुत सारी चीजें करवा रखी हैं, मैराथन्स देख लो, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लो, जो ऑलरेडी बहुत सारे नेट के या बहुत सारे सेट के, बहुत सारे पीजीटी लेवल के पीवाईक्यूज करवा रखे हैं, वो प्रैक्टिस कर लो। ओके, सो इट्स अप टू यू। फिर भी आपको पैनिक होता है तो भाई आप कोई और बैच ले लो जहां से आपको मिल रहा हो, ठीक है, आपको ताकि तसल्ली मिल जाए पैसे फूक के। सो डू व्हाट यू वांट टू डू बट डोंट ट्राई टू प्रेशराइज मी अगेन। ओके, चलिए मूड अच्छा करते हैं। श्री अरबिंदो की क्लास लेनी है, श्री अरबिंदो घोष के बारे में पढ़ेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, सो अच्छा, एक बच्चे ने अच्छा कमेंट किया था कि मैम रविंद्रनाथ टैगोर और एम के गांधी का कंपैरिजन। सो देखो, मैंने आपको दोनों चीजें पढ़ाई हैं, अब कंपैरिजन थॉट्स में आप भी थोड़ा सा कर सकते हो, ठीक है। ऑल्दो ऐसा कोई कंपैरिजन या कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता नहीं है, बट मैंने आपको दोनों की लाइफ स्टोरी बताई, दोनों, क्योंकि वो होता है ना कि फिलोसफी में होता है कंपैरिजन यूजुअली, कि अच्छा वेस्टर्न फिलोसफी है या आइडियलिज्म रियलिज्म में क्या कंपैरिजन है, क्या चेंजेस हैं, ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में या क्या सिमिलैरिटीज हैं। सो वो चीजें होती हैं। टैगोर, गांधी, ये सब लोग जो है अपने टाइम के वही कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं, उस टाइम पे सब लोग साथ साथ ही चल रहे थे। जैसे हमने देखा था कि टैगोर जो है वो 1861 में पैदा हुए, गांधी 1869 में, आज हम पढ़ेंगे ये 1871 में हुए हैं, ठीक है। सो ये अराउंड एंड अराउंड उसी टाइम के अराउंड पैदा हुए थे और उसी टाइम पे ये लोग जो है अपने अपने हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे सोसाइटी को। ओके, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, उस स्टोरी के हिसाब से हम इनकी फिलोसफी का आइडिया लगा सकते हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने एक्सप्लिसिटली एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे और टीचर के तौर पे उन्होंने तो शांति निकेतन शुरू कर दिया था। सो शांति निकेतन की फिलोसफी हम बोल सकते हैं इज इक्वल टू रविंद्रनाथ टैगोर की फिलोसफी, राइट। ऐसे ही एम के गांधी जो है उन्होंने अपने वार्ता स्कीम की थोड़ी बात की थी, क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन की बात की थी। सो वो सबका अलग अलग ट्रैक है, सो एज सच कंपैरिजन बनता नहीं है। ओके, तो चलिए अभी श्री अरबिंदो घोष के बारे में पढ़ते हैं। 1871 बोल दिया, आई थिंक मैंने, 72 आएगा ये। 15 अगस्त 1872 में जो है इनका जन्म कैलकाटा में होता है। इनका जो मेजरली लाइफ आप देखेंगे, सो वो फिलोसफी और पॉलिटिक्स में इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया और उसी के अराउंड आपको रिवॉल्व करती हुई नजर आएगी। सो 1872 में पैदा होके इनकी अगर हम लाइफ के बारे में थोड़ा जाने तो हम 4 स्टेजेस में इनकी लाइफ को थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए। पहला है अर्ली लाइफ, यानी शुरुआत के दौर की अगर हम बात करें, देन प्रिपरेटरी फेज, उसके बाद जिस फेज में ये पॉलिटिकली एक्टिव रहे, पॉलिटिकल एक्टिविज्म का फेज, और बाद में 1910 के बाद की। तो 1910 के बाद इनका वही वाला काम था जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का 1901 से था, ठीक है। सो वही 5-7 साल 10 साल ऊपर नीचे चल रहे हैं ये लोग। चाहते क्या है, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, चाहे वो देश की आजादी की लड़ाई हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हो, या अपने फिलोसफी जो है उसको प्रोपेगेट करना हो। ओके, सो वो सारी चीजें जो है वो कॉमन आपको नजर आएंगी सब में। सो पहला अगर हम अर्ली लाइफ की बात करें तो 1872 में ये पैदा हुए, 1879 से ये बाहर रह रहे थे, कंप्लीटली वेस्टर्न अपब्रिंगिंग इनकी नजर आएगी। इंग्लैंड में इन्होंने पढ़ाई की। इस पीरियड के दौरान कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जो है वो इनकी नजर आएंगी। देन इन्होंने बहुत सारी क्लासिकल और मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस भी सीखी, ठीक है, वहां पे रहते हुए, क्योंकि इनिशियल दौर है ना, और हम हमेशा बोलते हैं कि बच्चे को आप जितनी चाहे लैंग्वेजेस सिखा लो। सो वही चीज है यहाँ पे भी। तो 1879 से 1893 तक जो है ये बिल्कुल बाहर रहे हैं, इंग्लैंड में रहे हैं, वहीं पे इन्होंने पढ़ाई की है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दिनों में इनका जो इंटरेस्ट है वो इंडियन पॉलिटिक्स में जागरूक होता है कि इंडिया में हो क्या रहा है, ठीक है। सो इंडियन पॉलिटिक्स में, और वहां पे जो यंग रिवॉल्यूशनरीज थे जो इंडिया से आए हुए थे, उनके कांटेक्ट में ये आते हैं। इनफैक्ट क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बाहर वेस्टर्न फॉरेन कंट्री में है और वहां पे बाकी अलग अलग देशों से भी लोग पढ़ने आए होंगे। सो ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। जो आयरिश नेशनलिस्ट थे, जो उनका आयरलैंड को आजाद कराने के लिए जो एफर्ट्स थे, जो वो अचीव करना चाहते थे, ठीक है, सो वो आयरिश नेशनलिस्ट से ये काफी प्रभावित थे। और वहां से प्रभावित होके इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आया, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में इन्होंने जाना, इंडिया के रिवॉल्यूशनरीज के कांटेक्ट में ये आए। एंड देन 1893 में एट द एज ऑफ 21 इनके अंदर बिल्कुल ऐसे वो जवानी का जोश और जो है देशभक्ति की भावना बिल्कुल कूट कूट के भरी थी, और ये चाह रहे थे कि अपने देश में आए और कुछ देश के लिए करें और कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी के लिए। ओके, सो वही चीज जो है इनको वापस लेके आती है, और वही एक सोल रीजन रहता है इनका 1893 में वापस आने का,
ठीक है। देन वापस आने के बाद का जो फेज है प्रिपरेटरी फेज, इसमें उन्होंने बड़ोदरा के जो प्रिंस थे, प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ोदरा, वहां पे गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर ली थी। ऑब्वियसली पढ़े लिखे तो थे ही। वहां पे इन्होंने काम करते करते बहुत सीरियसली स्टडी किया इंडियन हिस्ट्री को, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट को और बंगाली लिटरेचर को। सो इन चीजों पे इन्होंने फोकस किया, इन्होंने जानने की कोशिश की चीजों को। और वहां से, क्योंकि देखो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो इनकी पहले से ही थी, ठीक है, पॉलिटिकल थिंकिंग का डायमेंशन तो था ही, उसके साथ साथ यहां आके ये इन चीजों को पढ़ के काफी इंप्रेस हुए स्पिरिचुअलिज्म से, ठीक है, कि इंडिया में क्या क्या चीजें हैं। तो जो इंडियन फिलोसफी और लिटरेचर में इनको स्पिरिचुअलिज्म नजर आया, उससे ये काफी प्रभावित हुए। और फिर आपको जो है इनकी राइटिंग्स में, इनकी चीजों में पॉलिटिकल थिंकिंग और स्पिरिचुअलिज्म वाली थिंकिंग मर्ज्ड नजर आएगी। सो एक अलग से इन्होंने काफी चीजें करने की कोशिश की। बाद में ये इंटीग्रल योगा, इंटीग्रल एजुकेशन और पता नहीं क्या क्या डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे, वो हम देखेंगे। सो इस पीरियड के दौरान इन्होंने एक्सटेंसिवली लिखा भी, ठीक है, और इलेबोरेट किया कि वो नेशन के बारे में क्या सोचते हैं, नेशनलिज्म के बारे में क्या सोचते हैं। सो इन्होंने रिवोल्यूशनरी आई, और ये रिवोल्यूशनरीज में से रहे हैं। जैसे हमने बोला था ना, कांग्रेस, आपको पता हो, थोड़ा सा आइडिया हो कि कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, 1885 में, ठीक है। सो उसके बाद में कांग्रेस के सेशंस होते थे वगैरह वगैरह। 1905 में अब डिवीजन भी होना है बंगाल का, ठीक है, बंगाल को 2 हिस्सों में, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, उसमें डिवाइड किया जाना था। सो उस टाइम पे जो है ये काफी एक्टिव रहे पॉलिटिकली। और बट पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि अब एक फेज इनका रहा जिसमें ये बाहर पढ़े हैं, वहां पे इन्फ्लुएंस ये हुए हैं। उसके बाद वाला फेज रहा कि आके जो गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं और इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके और एक्सट्रीमिस्ट हैं, रिवोल्यूशनरी में से आते हैं ये, और इनका इंटरेस्ट रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स में है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्पिरिचुअलिज्म से दूर है। ओके, देन जो इनका पॉलिटिकल एक्टिविज्म, एक्चुअल में जितना ये एक्टिव थे पॉलिटिक्स में, वो मेजर पीरियड 1906 से 1910 तक का ही रहा, ठीक है, क्योंकि इस दौरान 1906 में उन्होंने रिजाइन कर दिया जॉब से, और वो बहुत स्ट्रांगली देश के लिए कंट्रीब्यूट करना चाह रहे थे। ऊपर से 1905 में बंगाल का विभाजन हो रहा था। सो सारी सिचुएशंस और सिनेरियोज को देखते हुए हम देखेंगे कि 1906 से 1910 तक जो है ये काफी ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव, बहुत स्ट्रांगली पॉलिटिकली एक्टिव आपको यहाँ पे नजर आएंगे। इनफैक्ट इस पीरियड में इन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट किया, और जो तिलक का ग्रुप था उनको जो है वो सपोर्ट किया। ओके, उन्होंने सूरत सेशन भी पार्टिसिपेट किया था। सूरत सेशन में उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए उस टाइम पे जरूरी थे, उन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली लिखा भी उन टॉपिक्स के बारे में। ओके, इनफैक्ट इनके रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को प्रमोट करती हुई आपको 2-4 चीजें दिखेंगी, जैसे बंगाल डेली, युगांतर, देन ये आपका इंग्लिश डेली जिसको हम वंदे मातरम बोल रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो आपको नजर आएंगी अरबिंदो से रिलेटेड। ओके, 1908 में इनके ऊपर एक केस भी होता है, और उस केस में ये अरेस्ट भी होते हैं। ये मनीकोटला, या फिर इसको हम बोल देते हैं अलीपुर बॉम्ब केस। इसके अंदर इन लोगों ने DH किंग्सफोर्ड, जो मुजफ्फर के मैजिस्ट्रेट थे मुजफ्फरपुर के, उनको मारने की कोशिश की थी। और तो मरे तो थे नहीं थे, अनसक्सेसफुली रहा था ये अटेम्प्ट, बट उस सिचुएशन में इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था 1908 में, और 1909 में बरी भी कर दिया गया था, ठीक है। तो वहां से जब ये रिलीज हो गए, तो वहां पे ही जो है इतने ही टाइम तक ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे एक तरीके से। 1910 में आप देखेंगे कि ये एक्टिव पॉलिटिक्स से इन्होंने विड्रॉ कर लिया, और ये चंदर नगर चले जाते हैं पौंडीचेरी में, पौंडीचेरी, ठीक है, पुडुचेरी जिसको आज हम बोलते हैं। और वहां पे, और ये देखो वहां से इसको, इनका इंडिया वापस आने का एक रीजन था कि ये देश की आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, एक्टिव होना चाह रहे हैं पॉलिटिक्स में। वो एक मेजर रीजन रहा सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने वाला। बट जब ये पॉलिटिक्स में आ गए, पॉलिटिक्स में चीजें इन्होंने देखी, उसके बाद 1910 में जब ये विड्रॉ कर रहे हैं, तो मेजर रीजन क्या रहा जो सडन विड्रॉल किसका रिजल्ट था? वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की डिजायर का, कि मुझे स्पिरिचुअली डेवलप करना है खुद को। सो वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की डिजायर के चलते जो है इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से फिर ये विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जब ये आजादी वाली 1905 वाला जो विभाजन था, उस टाइम पे बड़ोड़ा से इन्होंने अपने जो है वाइफ को एक लेटर लिखा 1905 में, और उस लेटर में इन्होंने 3 मैडनेस की बात की। ये 3 मैडनेस एज इट इज आपको रटने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको बता रही हूँ, आप एक स्टोरी की तरह याद रखना इसको। ओके, आया नहीं आज तक क्वेश्चन, बट आ सकता है कि 3 मैडनेस किससे रिलेटेड है, ठीक है, या 3 मैडनेस में से कौन कौन सी हैं। तो 3 मैडनेस इन्होंने अपनी बताई, पागलपंती। वो क्या थी? पहली ये थी कि मेरा जो फर्म फेथ है
वर्च्यू, टैलेंट, हायर एजुकेशन, नॉलेज, वेल्थ, ये किसी भी चीज से रिलेटेड, वो मुझे, मेरा फेथ है कि ये जो भी चीजें हैं मेरे में वो गॉड ने दी है, ठीक है, ये गॉड से बिलोंग करती हैं, और क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म की बात आ गई ना, तो गॉड से बिलोंग करती हैं, और मेरे पास राइट है कि मैं इनको जितना नेसेसिटी है उतना ही यूज करूं अपनी फैमिली को मेंटेन करने में, या जहां पे एब्सोल्यूट नीड है वहां पे अपना वर्च्यू, टैलेंट, अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज, अपनी वेल्थ, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करूं। सो ये सारी चीजें किसने दी हैं? ये भगवान ने दी हैं मुझे, और भगवान का ही राइट है, उसी से बिलोंग करती है, ठीक है। दूसरी मैडनेस है, हैज रिसेंटली टेकन होल्ड ऑन मी, इज बाय एनी मीन्स आई मस्ट हैव डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ गॉड। इसीलिए वो स्पिरिचुअलिज्म में आए कि हिंदुइज्म या हिंदू धर्म जो है वो असर्ट करता है कि जो पाथ है वो कहां तक, मतलब एक्सपीरियंस करने का, भगवान को एक्सपीरियंस करने का जो पाथ है वो विद इन वंस ओन बॉडी या वंस ओन माइंड ही है। सो मैं कोशिश कर रहा हूं उस पाथ पे चलने की, मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया है। सो मुझे कैसे भी करके गॉड को जो है वो एक्सपीरियंस करना है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये पागलपंती है कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, क्योंकि जो आज के टाइम पे रिलीजन की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ भगवान का नाम ले लेना ही रिलीजन मान लिया जाता है, बट ऐसा नहीं है। थर्ड मैडनेस जो इनकी है वो किससे रिलेटेड है कि जो अदर रिगार्ड्स है, यानी वेयर इज अदर रिगार्ड्स द कंट्री एज एन इनर्ट पीस ऑफ मैटर, एंड क्योंकि ये कंट्री है, मान लो ये भारत है, तो आप किस लिए जानोगे कि अच्छा ठीक है इसमें हिमालय है, फील्ड है, फॉरेस्ट है, माउंटेन है, रिवर है, फिजियोलॉजी के बेसिस पे, राइट। बट मैं इस देश को अपनी मदर मान रहा हूँ, माता मान रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको बिल्कुल वर्शिप करता हूँ, अडोर करता हूँ। सो वो वहां से कि मैं अगर इसकी धरती पे बैठा हूं तो मुझे जो है, मैं इसकी जो होता है ना, मैंने दूध पिया है इसका, तो एक बच्चे को क्या करना चाहिए, तो मैं कैसे जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो वो चीज है कि भगवान ने मुझे एक पर्टिकुलर मिशन के साथ भेजा है, और वो मिशन जो है वो धरती के लिए कॉन्ट्रीब्यूटेड है, मेरी माँ के लिए कॉन्ट्रीब्यूटेड है, तो मुझे उस तरफ जो है कॉन्ट्रीब्यूशन देना है, क्योंकि ये सिर्फ एक इनर्ट पीस ऑफ मैटर नहीं है जहां पे आप जो है फील्ड, फॉरेस्ट, प्लेन्स इनकी ही बात करते रह जाओ, ये मेरी मदर है। सो कंट्री को जो है उन्होंने माता माना, ठीक है जी। सो ये तीन जो है इनकी मैडनेस बोल सकते हो आप, जो इन्होंने अपनी वाइफ के सामने एक्सप्लेन की, ओके। फर्दर ऑब्वियस सी बात है, ये योगी रहे हैं, शीर फिलोसोफर रहे हैं, पोइट रहे हैं, इंडियन नेशनलिस्ट रहे हैं। इनफैक्ट ये जो स्पिरिचुअलिज्म वाली चीज इन्होंने नेशनलिज्म के साथ कनेक्ट की, पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट की, इस वजह से भी, और इनकी जो चीजें रही, स्ट्रेटजीज रही, इनको प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी बोला जाता है। तो आप ये नाम याद रख सकते हो, प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसको बोला जाता है, जैसे भारत के लौह पुरुष किसको बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सो ये एक कॉमन सी इंफॉर्मेशन है। इंडियन रेनेसेंस के फादर भी इनको बोल दिया जाता है, प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी बोल दिया जाता है, तो वो आपको पता हो, ओके। अब जो 1910 के बाद वाला फेज रहा, ये 1910 में 4 अप्रैल को पौंडीचेरी पहुंच जाते हैं, उस टाइम पे ये 38 साल के, ठीक है। इस पीरियड के दौरान इन्होंने, जैसे हमने देखा ना कि जब ये बड़ौदा आ गए थे, वहां पे ज्वाइन कर लिया था इन्होंने 1893 में, तो इन्होंने पॉलिटिक्स से रिलेटेड पढ़ा, स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड पढ़ा, बहुत सारी चीजें भी लिखी, ठीक है, पॉलिटिकली जो एक्टिव होके। तो 38 ईयर्स के जब ये थे, पौंडीचेरी चले गए थे, तो अब ये किस पे लिखेंगे, ह्यूमैनिटी पे, स्पिरिचुअल फ्यूचर पे, तो स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा लिखते हुए आपको नजर आएंगे, ठीक है। सो इनफैक्ट ये ह्यूमैनिटी में ज्यादा बिलीव करते हैं रादर देन किसी रिलीजन के, या जो है किसी कंट्री की, आप बोलते हैं ना जैसे सिटीजन है, तो ये किसी भी चीज को ना मानते हुए सब चीजों के परे ह्यूमैनिटी को मानते हैं, ठीक है। तो ही इलैबोरेटेड हिज आइडियाज एंड आइडियल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, ह्यूमन यूनिटी जो है वो, एकता जो है वो कैसे आएगी। इनके इंपॉर्टेंट काम भी रहे हैं जो पूछे जाते हैं अक्सर, लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, सिंथेसिस ऑफ योगा, और सबसे फेमस है सावित्री, इनकी जो पोएम है, तो वो सावित्री जो है वो काफी बार पूछी गई है। आप कई बार सोचते हो कि सावित्रीबाई फुले ने सावित्री लिखी होगी, तो वो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, सावित्री जो है वो अरविंदो घोष ने लिखी है, ठीक है। इनफैक्ट इन्होंने पौंडीचेरी के बारे में बोला था कि दिस इज माई प्लेस ऑफ रिट्रीट, ठीक है, मेरी वो होता है माई केव ऑफ तपस्या, ठीक है, मेरी एक गुफा है ये जहां पे मैं आया हूँ, और ना सिर्फ एस्थेटिक काइंड में, बल्कि ये एक ब्रांड है मेरे लिए, जिसमें मैं खुद को इनोवेट करना चाह रहा हूँ, कि मैं खुद को ही जानना चाह रहा हूँ। तो खुद को जानने के लिए जो है, स्पिरिचुअलिज्म की जर्नी में इन्वॉल्व होने के लिए, अच्छे से उसको ज्यादा अहमियत देने के लिए ये जो है पौंडीचेरी शिफ्ट हो गए थे,
ठीक है। अब इन्होंने एक 1914 में एक मंथली लॉन्च की थी आर्या, तो ये आपको पता हो क्योंकि मेजरली जो चीजें या जो बुक में पब्लिश हुई ना बाद में, वो मेजरली पहले आर्या में जो उनके काम थे वो आर्या में पब्लिश हुए थे और उसके बाद जो है वो आपको वो बुक की फॉर्म में नजर आएंगे। सो आर्या के थ्रू श्री अरबिंदो जो है वो क्या प्रेजेंट करना चाह रहे थे वर्ल्ड को, अपना स्पिरिचुअल विजन और कैसे उस स्पिरिचुअल विजन को अटेन करना है ये जो है वो वर्ल्ड के सामने बताना चाह रहे थे। ठीक है, तो उसमें उसी टाइम पे इन्होंने ये बुक्स लिखी हैं, जैसे लाइफ डिवाइन जो हमने ऊपर भी पढ़ा, लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा, और आपके जो है ये सावित्री उपनिषद, ये काफी फेमस है जो पूछी गई है बार बार। ओके, तो सिंथेसिस ऑफ योगा, लाइफ डिवाइन, सावित्री, एटलीस्ट ये 3-4 तो आप याद रखो। सो ये सारी की सारी किसमें पहले एक सीरीज होता ना, केम आउट सीरियली इन आर्या, तो आपकी उनकी आर्या जो मंथली पब्लिकेशन थी उसके अंदर छपी ये चीजें, बाद में बुक की फॉर्म जो है इन्होंने ली थी। ओके, देन 1910 के बाद की बात हो रही है, तो 1910 से 1914 तक इन्होंने बिल्कुल लोनली सॉलिटरी जर्नी जो है वो बिताई, साधना में अपना टाइम इन्वेस्ट किया, ठीक है, काम किया। ये चीज देखते हैं फिर उन्होंने क्या किया, स्टिल वेटिंग फॉर द कमिंग ऑफ वन, किसके इंतजार में, एक ट्रू कोलैबोरेटर, वो कोलैबोरेटर द मदर, ये उनकी माता की बात नहीं हो रही है, ये एक जो है क्या नाम है, फ्रांस से एक महिला है मीरा रिचर्ड, तो उनकी बात हो रही है। वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आती हैं, इनसे मिलती हैं, इनकी स्पिरिचुअल जर्नी में कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, ऑलरेडी जो है ये, क्योंकि वो जो माता, ये जो मीरा है, ये एक कांटेक्ट में, एक इंसान के कांटेक्ट में थी और उसको ये कृष्णा बोलती थी क्योंकि वो इनको गाइड कर रहा था। ठीक है, तो इनकी भी काफी लंबी स्पिरिचुअल जर्नी रही है। तो कोलैबोरेटर के तौर पे ये लोग थे कि साथ में काम करना है। मीरा जो है वो उनकी मदर नहीं है, बट द मदर के नाम से वो फेमस रही है। ठीक है, सो द मदर उनको बोला जाता था मीरा को। अब यहीं पे जो है फिर 1926 में जाके देखो, 2-3 चीजें याद रखने की हैं। 1914 में इन्होंने आर्या शुरू की थी, 1910 में ये पौंडीचेरी चले गए थे, 1926 में जाके एक श्री अरबिंदो आश्रम जो है, किसके लिए, स्पिरिचुअल कम्युनिटी के लिए, पौंडीचेरी में ही इन्होंने आश्रम जो है वो खोला, यही मीरा रिचर्ड या मीरा एल्फासा जो मदर है उनके साथ मिलके। ठीक है, क्योंकि बीच में 1914 की बात कर रहे हैं, उसके बाद World War I जो है वो आ जाती है, फिर मीरा वापस चली जाती है, 1920 में वो वापस आती है फ्रांस से, और उसके बाद फिर वो कभी भी वापस नहीं जाती है। ठीक है, सो श्री अरबिंदो आश्रम जो है वो यहाँ पे खुलता है पौंडीचेरी में, वो आपको पता होना चाहिए, 1926। इसके बाद इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट भी किया था 1943 में, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में एक्सपेरिमेंट किया था कि वो 5 बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए स्कूल खोल के बैठे थे, वैसे ही यहाँ पे भी एक एजुकेशन में एक्सपेरिमेंट होता है श्री अरबिंदो और उनकी जो द मदर है इनके कोलैबोरेशन से। ठीक है, तो इन्होंने जो ये श्री अरबिंदो आश्रम था वहीं पे एक स्कूल एस्टेब्लिश ये करते हैं, वहां पे मियरली 20 बच्चे एनरोल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते काफी नंबर हो जाता है जब हम 1951 तक आएंगे। ओके, और उसके बाद फिर वहां पे हायर एजुकेशन की स्टडी भी सेम जैसे शांति निकेतन में हुआ था, 1901 में उन्होंने 5 बच्चों के साथ शुरू किया, फिर बच्चे बढ़ गए, फिर गर्ल्स विंग इंट्रोड्यूस कर दी थी, फिर जाके जो है वो 1917-18 के बाद जो है फिर उन्होंने क्या शुरू किया था, उसको एक हायर एजुकेशन भी वहां पे प्रोवाइड करनी शुरू कर दी थी, और 1921 में जाके हमें शांति निकेतन देखने को मिला। तो वैसे ही यहाँ पे भी जब हायर एजुकेशन शुरू हो गई तो इसको एक्सपेंड किया गया और श्री अरबिंदो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सेंटर के नाम से जाना गया। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जो ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमैनिटी का जो फ्यूचर ये देखते थे, उस तरीके की एजुकेशन जो है ये प्रोवाइड करना चाह रहे थे। ओके, सो वो चीजें यहाँ पे इनके एक्सपेरिमेंट में देखने को मिलती हैं। ये दोनों ही ह्यूमैनिटी को इतना प्रमोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1951 में बहुत सारा ज्यादा ग्रोथ हुई थी ना हायर एजुकेशन, बट ये 1950 में इनकी डेथ हो गई थी। सो आप ये देखिए कि जैसे अरबिंदो 1901 से लेके 1941 तक जब उनकी डेथ होती है, वो उन्होंने 40 साल लास्ट के कॉन्ट्रीब्यूट किया एजुकेशन को। यहाँ पे ये 1910 से 1950 तक, सो आप ये कॉमन चीज देखेंगे कि दोनों ने ही 40 साल वहां पे उन्होंने प्योरली एजुकेशन को कंट्रीब्यूट किया रविंद्रनाथ टैगोर ने, यहाँ पे इन्होंने स्पिरिचुअलिज्म को जानने के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो करने के लिए, उसको और प्रोपेगेट करने के लिए, देन स्कूल ओपन किया अपनी फिलोसफी को प्रोफाउंड करने के लिए। तो वो सारी चीजें जो है वो आपको इनके भी 40 साल में लास्ट में नजर आएंगी। ओके,
फर्दर अगर बात करें तो एक एक्सपेरिमेंट है, आपको नाम पता हो किससे रिलेटेड है, दैट इज ओरोविल। आप अगर ओरोविल को देखेंगे मतलब गूगल पे सर्च करके तो भी आपको ये टाउन मिल जाएगा। ये एक एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप है इंडिया में जो 1968 में फाउंड किया गया, ठीक है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि ये आइडिया ही 1968 में आया, नहीं, ये आइडिया 1930s में आया था ओरोविल के कॉन्सेप्ट, और ओरोविल को सिटी ऑफ डॉन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है, ये ह्यूमैनिटी के लिए, यानी कि ये लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया से लोग आके यहाँ पर बसें, ठीक है। सो ओरोविल उस टाइम का आइडिया था। 1960 में ये आइडिया जो है वो 60s में गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट किया। 66 में यूनेस्को ने इसको एक्टिवली सपोर्ट किया कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है ओरोविल का, और 1968 में जो है वो ओरोविल की फाउंडिंग हो जाती है। जो मदर, ये जो द मदर हैं, उनके आर्किटेक्ट हैं रॉजर एंगर, उन्होंने जो है इसका नक्शा बनाया और सिटी ऑफ डॉन के नाम से इसको जाना गया, ट्रिब्यूट देने के लिए श्री अरबिंदो को। तो जो मीरा अल्फासा है उन्होंने शुरू किया, एक तरीके से उन्होंने डेवलप किया इस आइडिया को ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कि यूनिवर्सल टाउन जो है, अभी भी आप देखेंगे ओरोविल की वेबसाइट पे, तो ये एक यूनिवर्सल टाउन बनना चाह रहे हैं कि कहीं से भी मैन और वुमेन आए और वो सारे कंट्रीज से आके यहाँ पे पीसफुली इकट्ठा रहें, अबव ऑल क्रीड्स, ऑल पॉलिटिक्स, ऑल नेशनैलिटीज, तो सब चीजों से ऊपर उठ के सब लोग, मतलब यहाँ पे एक अलग से टाउन यहाँ पे बने, ठीक है। सो ये पर्पस है ओरोविल का कि इज टू रियलाइज ह्यूमन यूनिटी, की यूनिटी कितनी जरूरी है। वो आप डालेंगे ना, यूट्यूब पे भी डालेंगे ओरोविल से रिलेटेड, आपको बहुत सारी अच्छी चीजें देखने को मिल जाएंगी। बट हमें इतना याद रखना है कि अच्छा, ओरोविल अरबिंदो को ट्रिब्यूट है, एक तरीके से सिटी ऑफ डॉन भी बोला जाता है, और जो मीरा अल्फासा है द मदर, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है वो निकाल के वो लाई थी, ओके, क्योंकि वो खुद बाहर से ही थी एक तरीके से। अब बात आती है श्री अरबिंदो जो हैं, क्योंकि हमने देखा कि कैसे जो इन्होंने एक आश्रम भी बना लिया, फिर एक एक्सपेरिमेंट भी किया। तो जो 1910 से लेके 1914 तक इनको स्पिरिचुअलिज्म वाली जो बात निकल के आती है, तो श्री अरबिंदो ने अपनी ही टेक्निक जो है वो डेवलप की, दैट इज इंटीग्रल योगा या पूर्ण योग, ठीक है। तो जो ये पूर्ण योग है, ये योग की 4 टेक्निक्स को मिला के जो है ये पूर्ण योग बन रहा है। कौन कौन सी है? कर्म योग, भक्ति योग, जनन योग और आपका राजयोग, ठीक है। प्लस एज वेल एज जो तांत्रिक फिलोसफी है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इंटीग्रल योगा के थ्रू योगी जो है वो अपना जो सुपरामेंटल लेवल है उसको बढ़ा सकता है, और उसको जो है वो सुपरामेंटल लेवल बढ़ने से एक आनंद महसूस होगा, एक जॉय महसूस होगा, ठीक है। सो ये इंटीग्रल योगा का काम है, योगी बना रहा है, ये इंटरनल इंटीग्रल योगी जो है उसके फॉर्म में सबको देख रहा है, ठीक है। जब अटेनमेंट हो जाएगी आपको आनंद की, वो आपको हेल्प करेगा कि आप जो है सेल्फ रियलाइजेशन में कंट्रीब्यूट करें। आप कैसे खुद के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो आपकी हो पाएगी जब आपको ये आनंद महसूस होगा। वो कैसे होगा? वो इंटीग्रल योगी बन के होगा, ठीक है। तो आप उससे ह्यूमैनिटीज के प्रति सर्व कर पाएंगे, ओके। देन इनके अकॉर्डिंग जो मैटर है वो डिफरेंट नहीं है स्पिरिट से, क्योंकि आपको इनकी फिलोसफी आइडियलिज्म वाली नजर आएगी, ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म वाली नजर आएगी, आइडियलिस्ट इनको हम बोलेंगे डेफिनेटली। जैसे हमने गांधी को आइडियलिस्ट बोला था, बट उनकी जो प्रैग्मेटिक फिलोसफी और नेचुरलिज्म से भी वो थोड़ा रिलेट कर रहे थे कि नेचुरलिस्टिक सेटिंग होनी चाहिए, प्रैग्मेटिक मेथड्स होने चाहिए, तो वो चीजें हमने पढ़ी। ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर को हमने नेचुरलिस्ट बोला है, तो हम श्री अरबिंदो को आइडियलिस्ट बोलेंगे एक तरीके से। बट आइडियलिज्म में तो मैटर और स्पिरिट को दो अलग चीजें माना गया है कि सोल या आइडिया से ऊपर कुछ भी नहीं होता। स्पिरिचुअलिज्म पे ज्यादा फोकस किया गया है ठीक है। बट यहाँ पे ये बोलते हैं कि मैटर डिफरेंट नहीं है, जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो डिफरेंट नहीं है, वो धीरे धीरे करके मैटर जो है उसका इवोल्यूशन होगी, वो भी प्योर स्पिरिट में ही कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। अरबिंदो बिलीव करते हैं कि जो इंडिया का ट्रेडिशन है ना स्पिरिचुअल थॉट वाला, ये प्रैक्टिस मतलब बहुत एडवांस लेवल की है, और ये जो ह्यूमैनिटी है उसको बहुत बड़े लेवल पे बेनिफिट कर सकती है अगर ये जर्नी जो है हम सबको सिखाएं तो, ठीक है। तो ही वांटेड इंडिया टू टेक द लीड, एंड फॉर दिस रीजन थॉट कि इंडिया जो है ought to be free to play her true role in spiritual regeneration of world। तो स्पिरिचुअल रीजनरेशन में इंडिया का एक अलग रोल होना चाहिए होगा। सो वो चीज जो है ये चाह रहे थे कि इंडिया लीड करे वर्ल्ड को जब स्पिरिचुअलिटी की बात है, ओके, जो कि आज
मतलब आज अगर हम आज की बात करें तो कुछ हद तक सच भी है कि बाहर से लोग जो है वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, स्पिरिचुअल चीजों के लिए, या जैसे वो आश्रम्स में आते हैं या राधा राधा करके बुलाते हैं या कृष्ण के पास आते हैं, तो वो एक चीज क्या है, वो स्पिरिचुअल जर्नी या स्पिरिचुअल रीजनरेशन अगर वर्ल्ड की हो तो हाँ इंडिया उसको लीड कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं कुछ हद तक। ओके हमने बात की थी कि अरबिंदो पॉलिटिकली भी एक्टिव थे, तो इनकी बहुत सारी पॉलिटिकल राइटिंग्स भी रही हैं, ऑल्दो हमें सब पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। इनकी फर्स्ट पॉलिटिकल राइटिंग जो है वो इंदु प्रकाश, वो क्या है जी, एक एंग्लो मराठी पेपर जिसमें इन्होंने डायरेक्ट अटैक किया था ब्रिटिश रूल के ऊपर कि ब्रिटिशर्स को यहां से जाना चाहिए। ठीक है, स्पिरिचुअल और नेशनलिज्म दोनों को कनेक्ट किया, तो थियोरी ऑफ स्पिरिचुअल नेशनलिज्म जो है इनकी है, कहीं नाम देखने को मिले कि थियोरी ऑफ या स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात कौन करते हैं, तो श्री अरबिंदो करते हैं। एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की जो थियोरी है वो मॉडर्न थॉट से रिलेटेड, क्योंकि वो इंस्पायर्ड है, किससे वो इंस्पायर करती है, उनकी जो राइटिंग्स है ना वो इंस्पायर्ड है एजुकेटेड यूथ जो उस टाइम का था, जो एक नेशनल फ्रीडम में पार्टिसिपेट कर रहा था। ठीक है, by interpreting the concept of nationalism in spiritual terms, he gave a new dimension to the national movement, lifted it above economic या political context। तो economic और political context से ऊपर उठा के ये जब spiritual idealism की, spiritual nationalism की बात करते हैं, so वो एक नया concept जो है वो देखने को मिलता है किसी भी nationalist के सामने। ठीक है, इन्होंने थियोरी ऑफ इवोल्यूशन भी दी है रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, सो जो थियोरी ऑफ इवोल्यूशन है वो ये क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन किस पे बेस्ड है, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस पे बेस्ड है, ना कि नॉट एन एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन। सो जो अल्टीमेट रियलिटी है इज ऑफ नेचर, वो डायनेमिक है। रियलिटी जो है वो इज ऑल अटेम्प्टिंग टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ। ठीक है, एंड थ्रू इट सेल्फ मैनिफेस्टेशन वो वापस आने की कोशिश कर रही है, सो वो रियलिटी है। सो दो प्रोसेसेस रहेंगे जो पूरे यूनिवर्स में चलते रहते हैं, एक है इन्वोल्यूशन, एक है इवोल्यूशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ ऐड किया है। सो एक प्रोसेस जो डाउनवर्ड मूवमेंट का प्रोसेस है वो है इन्वोल्यूशन, और जो अपवर्ड मूवमेंट यानी आप इवॉल्व हो रहे हैं दैट इज इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन प्री सपोजेज इन्वोल्यूशन, तो पहले इवोल्यूशन होगा देन जो है वो आप उसका डाउनफॉल होगा, फिर वापस से इवोल्यूशन होगा। सो इवोल्यूशन इज पॉसिबल only because involution has already taken place। So it's like दोनों चीजें आगे पीछे चलती रहेंगी, एक सर्कल सा है ये। ठीक है, सो इवोल्यूशन पहले से ही मान के चलता, इवोल्यूशन पहले से मान के चलता है कि इन्वोल्यूशन हो चुका है, यानी डिस्ट्रक्शन हो चुका है, चीजों का डाउनवर्ड मूवमेंट हो चुका है, अब जाके वो चीजें वापस से उभरेंगी और इवोल्यूशन होगा। ठीक है, सो इवोल्यूशन प्री सपोजेज इन्वोल्यूशन, ये बात आपको याद रखनी है। अरबिंदो के अकॉर्डिंग जो इवोल्यूशनरी ग्रोथ है वो ट्रिपल प्रोसेस है, यानी इस प्रोसेस में तीन चीजें आएंगी, एक वाइडनिंग, एक हाइटनिंग और एक है इंटीग्रेशन। अल्टीमेटली सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो वाइडनिंग मतलब एक्सटेंशन, कितना ब्रॉड स्कोप है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। और ठीक है, दूसरा वाइडनिंग की बात करेंगे तो कितना ग्रेटर स्कोप है, थोड़ा डेप्थ लेवल पे आप चले जाओगे। अच्छा, वाइडनिंग की हमने बात कर ली। देन हाइटनिंग, हाइटनिंग में आप एक लेवल ऊपर जाओगे। इट्स लाइक क्या चीज है कि अगर आप जो है वन स्टेप होता है ना, जैसे फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास, सेकंड से थर्ड, सो ऐसे ही एडवांस लेवल पे आप जाते जाओगे, डीपर लेवल पे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहेगा इंटीग्रेशन का, जो इंटीग्रेट करेगा इन चीजों को। इंटीग्रेशन की बात ये इसलिए भी करते हैं क्योंकि इन्होंने ना अपनी बुक लाइफ डिवाइन में दो नेगेशंस की बात की है, यानी दो ऑपोजिट पोल्स की बात की है, एक है एस्थेटिक आइडियल और एक है मटेरियलिज्म। ऑब्वियसली बात है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, जो मटेरियलिस्टिक डिनाइल है या फिर जो आपका रिफ्यूजल ऑफ एस्थेटिक्स है, इसमें दो चीजें कि एक सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को सब कुछ मान रहा है और एक आपका जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब कुछ मान रहा है, लेकिन ये दो ऑपोजिट चीजें हैं जो इट्स लाइक ये दोनों चीजें रहेंगी पर दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। सो हमें दो इतने एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू में जाने की बजाय श्री अरबिंदो बात करते हैं कि इंटीग्रल फिलोसफी की, कि ये दोनों ड्युअलिटीज जो है वो इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट हैं, तो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं एग्जिस्टेंस के वो सारे के सारे इंटरकनेक्टेड होंगे, तो इंटीग्रल व्यू पे ये फोकस करते हैं। इसीलिए लाइफ डिवाइन में इन्होंने दो नेगेशंस की बात की। ये बात पूछी जा सकती है, वो दो नेगेशंस कौन सी हैं ये भी पूछी जा सकती है। उसके अलावा ये किसकी बात करते हैं, इंटीग्रल की चीजों की बात करते हैं, तो इंटीग्रल की बात भी पूछी जा सकती है। इनफैक्ट इंटीग्रल वर्ड जहां आ जाए, इंटीग्रल एजुकेशन हो, इंटीग्रल योगा हो, सो वो चीज आप जो है श्री अरबिंदो से कनेक्ट कर सकते हो, बिकॉज इंटीग्रल वर्ड जो है वो श्री अरबिंदो से ही एसोसिएट किया जाता है।
फर्दर इवोल्यूशन के प्रोसेस में इन्होंने माइंड के ऊपर भी बात की है कि इवोल्यूशन ऑफ माइंड, तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या रहेगा, माइंड का इवोल्व होना। इनफैक्ट इन्होंने ये सेंसेस की बात करते हैं कि सेंसेस को ट्रेन करना है, तो माइंड को ये सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, ठीक है, कि माइंड वो कॉन्शियसनेस है जो लिमिट एंड कट्स द फॉर्म ऑफ थिंग्स फ्रॉम indivisible whole and contains them as if each were a separate integer. So माइंड को जो है ये ब्रेन से डिफरेंट मानते हैं, और इनफैक्ट माइंड जो है वो एक चीज नहीं है, इट्स नॉट अ थिंग, वो चीज मानते हैं। माइंड जो है वो मैनिफेस्टेशन है मैन के अंदर, ठीक है, कि आप सोचते हो। सो हम ब्रेन से इसको वो चीज नहीं कर सकते कि आप जो है ब्रेन का वर्ड सिनोनिमसली इसके साथ यूज कर पाओ। माइंड का फंक्शन ही एक्सप्रेस करना है, जो हायर मेंटल प्रोसेसेस हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, अटेंशन, उनको एक्सप्रेस करना। जो श्री अरबिंदो हैं और जो द मदर जो मीरा हैं, वो बिलीव करते हैं कि इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो मैनिफेस्टेशन है हायर और हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए, ठीक है। इसी संदर्भ में इनमें से हाईएस्ट जो है ये सुपर माइंड को मानते हैं। तो इनकी राइटिंग से हमें समझ आता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइंड की बात करते हैं। पहले पे रहेगा ऑर्डिनरी माइंड, देन उससे नेक्स्ट लेवल हायर माइंड, उससे नेक्स्ट इल्यूमिनेटेड माइंड, देन इंट्यूटिव माइंड, ओवर माइंड एंड सुपर माइंड। तो आपको ये सीक्वेंस याद हो, ये सीक्वेंस आजकल पूछ ली जाती है, ओके। तो श्री अरबिंदो को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी इनको एक सीक्वेंस में लगाने के लिए। उनका मानना था कि योगा जो है वो ह्यूमन काइंड को, बॉडी को, लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देगा, ठीक है, बिल्कुल आप सुपरमैन हो जाएंगे योगा की वजह से। सो योगा को सपोर्ट कर रहे हैं इंटरनल योगी खुद को बोलते हैं, इंटीग्रल योगी खुद को बोलते हैं, ठीक है। सुपर माइंड की बात कर रहे हैं कि वो हाईएस्ट फॉर्म रहेगी कॉन्शियसनेस की। माइंड को सिक्स सेंस बोल रहे हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है, ओके। इनफैक्ट माइंड में ये लेयर्स बताते हैं कि 4 लेयर होते हैं माइंड की। पहला है चित्त, जिसमें आप पैसिव मेमोरी या स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज या जो पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके रहे जो स्टोर हैं उसको चित्त बोल रहे हैं। मनस में प्रॉपर माइंड रहेगा, जो ये बहुत सारी इमेजेस आती है ना सेंस ऑर्गन से, हम कुछ चीजें देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। सो वो इमेजेस को थॉट्स में या परसेप्शन में ट्रांसफॉर्म करना वो मनस का काम रहेगा। इंटेलेक्ट की अगर आप बात करोगे, थर्ड लेयर है जहां पे एलिमेंट्स ऑफ द नॉलेज आर अरेंज्ड एंड रीअरेंज्ड, ठीक है। तो इंटेलेक्ट में ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव, क्रिएटिव, सिंथेटिक, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आपको नजर आएगी। इंट्यूशन एक ऐसी स्टेज रहेगी, एक ऐसी लेयर रहेगी माइंड की जहां पे जो ह्यूमन बीइंग को अननोन से कुछ ऐसे ब्रिलियंट मैसेजेस दे कि ऐसा हो सकता है। बोलते हैं ना इंट्यूशन हो रही थी इस चीज की। सो इंट्यूशन मतलब वो चीज होने वाली, किसी चीज का आभास होना। सो दैट इज फोर्थ लेयर, ओके। अब बात करते हैं कि एजुकेशनल फिलोसफी की। तो एजुकेशन के कॉन्सेप्ट की जब ये बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि जिस तरीके की एजुकेशन हमारे कंट्री को जरूरत है ना, जिस तरीके की एजुकेशन की, वो वैसी होनी चाहिए, यानी जो प्रॉपर हो इंडियन सोल के लिए, यहाँ की नीड के लिए, जो टेम्परामेंट है, कल्चर है, उसके हिसाब से वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। बट ग्रेटनेस कब होगी? जब वो सेल्फ क्रिएशन और एक इटर्नल स्पिरिट जो है उसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन को ये सिर्फ नॉलेज, इंफॉर्मेशन एक्वायर करना नहीं बोलते, बट एक्वायरिंग द वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्वायर करना एजुकेशन नहीं है, बट डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने को ये एजुकेशन बोल रहे हैं। फिलोसफी ओवरऑल देखेंगे, सो ये बोलते हैं ट्रू नॉलेज इज नॉट अटेन्ड बाय थिंकिंग। ये वही है जो आप सोचते हो, यानी आप वही बनते हो जो आप हो। सो ये वोट आएगा, इट इज व्हाट यू आर, इट इज व्हाट यू बिकम। तो आइडियलिस्टिक कोर आपको, मतलब आइडियलिस्टिक टू द कोर, आइडियलिज्म की फिलोसफी आपको नजर आएगी। वेदांतिक फिलोसफी ऑफ उपनिषद पे डिपेंड आप करती हुई नजर आएगी। इनका कहना है कुछ भी आप पढ़ा नहीं सकते हो। तो ये स्टेटमेंट किसने बोली है? श्री अरबिंदो ने, नथिंग कैन बी टॉट। सो ये इंटीग्रल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इस तरीके की एजुकेशन में ये 5 प्रिंसिपल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि 5 प्रिंसिपल एक्टिविटीज जो है वो होनी चाहिए, यानी फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, वाइटल, साइकिक और स्पिरिचुअल लेवल। स्पिरिचुअल को कई बार सुपरामेंटल भी बोल दिया जाता है, ठीक है। सो ये 5 लेवल पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, फिजिकल, मेंटल, वाइटल, साइकिक और स्पिरिचुअल, ठीक है। साइकिक और स्पिरिचुअल पूछा जा सकता है। माइंड मस्ट बी परफेक्टली ट्रेन्ड, यानी जो हाईएस्ट पॉसिबल लिमिट है, जो हम सुपर माइंड की बात कर रहे थे, वहां तक हमें ट्रेन करना है माइंड को, ठीक है। सो वही चीज है कि एजुकेशन जो है बच्चे की वो इनकम्प्लीट रह जाएगी, वन साइडेड रह जाएगी अगर हमने उसके माइंड को ट्रेन नहीं किया तो। सो मेन काम क्या हो गया एजुकेशन का? पावर्स ऑफ माइंड को बिल्ड करना।
फंक्शन क्या होएगा वो फर्दर एजुकेशन का, कि आप एक रियल ह्यूमन बीइंग को बाहर निकाल के ला रहे हो, जो ह्यूमन माइंड की या ह्यूमन स्पिरिट की जो पावर्स हैं उनको बिल्डअप कर रहे हो, एनेबल एन इंडिविजुअल टू एस्टैब्लिश अ क्लियर कॉन्टिन्यूटी, प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बीच में कॉन्टिन्यूटी आप समझ पाओ, तो उस लेवल तक आपका माइंड जो है वो काम करना चाहिए। टू एनेबल इंडिविजुअल टू एस्टैब्लिश राइट रिलेशंस विद लाइफ, राइट रीजंस के साथ आप लाइफ को जी रहे हो कि क्या आप मतलब इट्स लाइक आप किस पर्पस के साथ यहाँ आए हो। सो ये स्टेटमेंट कई बार पूछी जाती है, किसने दी है? एजुकेशन हेल्प्स इन ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी लोअर टू हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर जो है वो कौन काम करेगा? वो एजुकेशन काम करेगी। एजुकेशन आपको लोअर से हाईएस्ट लेवल तक लेके जाएगी और आपको बिल्कुल ग्नोस्टिक बीइंग बना देगी, यानी ज्ञानवादी प्राणी बना देगी। ये बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा आपके पास। सो ये बात जो है वो श्री अरबिंदो ने बोली है। इनफैक्ट इंटीग्रल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में जब इंटीग्रल स्कूल की बात आती है तो ये अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज हो पाए उस हिसाब से 4 रूम्स आपको नजर आ जाएंगे। वो है रूम ऑफ साइलेंस, कोलैबोरेशन, कंसल्टेशन और आपका लेक्चर रूम। सो यहाँ वही ना, लेक्चर रूम में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपके सामने लेक्चर वो होता है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट की जा रही है आपके पे। देन आपका कंसल्टेशन में आप डिस्कशन की बात कर रहे हो, कोलैबोरेशन में आप साथ मिलके काम कर रहे हो, रूम ऑफ साइलेंस में आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ये भी हम बोल सकते हैं। ओके, एम्स क्या रहेंगे? तो वही कॉन्शियसनेस को डेवलप करना, इनर सेल्फ को रियलाइज करना, वैल्यूज कल्टीवेट करना, उसके साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट, सेंसेस का डेवलपमेंट, उनको ट्रेनिंग देना, सोल की परफेक्शन, क्योंकि ये तो ये बोलते हैं ना कि स्पिरिट, मैटर कुछ नहीं होता, मैटर भी एक टाइम पे आके इवोल्यूशन हो के स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाएगा। मोरालिटी वो डेवलपमेंट करना। देन हार्मनी, हार्मनी की बात तो सबसे ऊपर रहती है, इनफैक्ट ह्यूमैनिटी की बात सबसे ऊपर रहती है यहाँ। ओके, इनफैक्ट इनका कहना है कि जो बिजनेस है वो दोनों का ही है, यानी बिजनेस ऑफ बोथ पेरेंट एंड टीचर इज टू, कि उनका काम क्या है? बच्चे को हेल्प करना, एजुकेट करने में अपने आप की, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, एस्थेटिक डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल कैपेसिटीज, और उसको एक फ्री ह्यूमन बीइंग बनाना। ठीक है, तो फ्रीडम की ये बात करते हैं। 3 प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। पहला है कुछ भी चीज पढ़ाई नहीं जा सकती, नथिंग कैन बी टॉट। आप सिर्फ एक टीचर जो है वो बीइंग अ हेल्पर या गाइड या फैसिलिटेटर का काम कर सकते हो, जो कि बच्चे के अंदर जो चीजें हैं उनको बाहर निकाले, दैट्स इट। तो आप कुछ टॉट या सिखा नहीं सकते, उसको ऑलरेडी आती है चीजें, बस हमें बाहर निकालनी है। दूसरी टीचिंग है इनकी, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में दूसरा प्रिंसिपल है माइंड हैज टू बी कंसल्टेड इन इट्स ग्रोथ, यानी आपको सेल्फ रियलाइज करना पड़ेगा, सेल्फ रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, आपकी जो ग्रोथ हो रही है उसमें माइंड को इंक्लूड करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा उससे। ठीक है, थर्ड प्रिंसिपल रहेगा कि आप नियर टू फार या फिर आपका नॉन टू अननोन, इस तरीके जो हम मैगजीम्स की बात करते हैं ना आज, वैसे से ही कुछ आप मान सकते हो कि नियर टू फार, नॉन टू अननोन, देन आपका वही जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल, वो चीजों पे ये फोकस करते हैं। ओके, करिकुलम कैसा रहेगा? इंटरेस्टिंग करिकुलम हो, फ्लेक्सिबल हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, बुक्स के बियॉन्ड हम पढ़ पाएं। करिकुलम में आप जो है लैंग्वेजेस को प्रमोट करें, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, किसके लिए? फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो साधना पे, कंसंट्रेशन पे ये काफी फोकस करते हैं। ठीक है, तो वो आपको डिवाइन कॉन्शियसनेस के पास लेके जाते हैं, करीब लेके जाते हैं, और आपको जो माइंड की हाईएस्ट फॉर्म है उसके पास लेके जाती है। ठीक है, टीचर क्या करेगा? टीचर जो है वो फिलोसोफर का, गाइड का काम करेगा। टीचर एक इंटीग्रल योगी होना चाहिए, इंटीग्रल पर्सनालिटी टीचर की होनी चाहिए। टीचर का काम रहेगा कि वो अपलिफ्ट करे, जो कॉन्शियसनेस है ना सोसाइटी में, ह्यूमन बीइंग्स में, उस अवेकन्ड कॉन्शियसनेस को और क्या करे? अपलिफ्ट करे। सो अरबिंदो इन पर्टिकुलर ये बोला उन्होंने कि टीचर की जो फर्स्ट अटेंशन है वो मीडियम और इंस्ट्रूमेंट्स पे होनी चाहिए। और मीडियम की जब आप बात करते हैं तो मदर टंग जो है वही एक प्रॉपर मीडियम रहता है एजुकेशन का। सो पहला काम क्या रहेगा? मदर टंग के ऊपर मास्टरी हासिल करना। ठीक है, सो हमें यहां से समझ आ रहा है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग ही रहेगा। किस तरीके के डिसिप्लिन की बात करते हैं? सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग में आप देखेंगे तो ऑब्वियसली अच्छी बातें, लव और सिंपैथी जो है बच्चे के लिए हो, मदर टंग के थ्रू उसको पढ़ाया जाए, एजुकेशन उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हो, वो सेल्फ एक्सपीरियंस कर पाए, लर्निंग बाय डूइंग हो पाए, कोऑपरेशन जो है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, कोऑपरेशन के थ्रू ही आप चीजें सीख पाएंगे। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ चाइल्ड, वही नेचर, उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट और उन बेसिस पे एजुकेशन हो, ताकि वो जो है माइंड और स्पिरिट बेटर बाहर निकाल पाए। ओके, फ्रीडम जो है बच्चे को आपको देनी है, फ्री एनवायरमेंट उसको देना है, वो सारी चीजें यहाँ पे करिकुलम या मेथड ऑफ टीचिंग में हम बात करते हैं। ओके,
कई जगह पे ये भी आता है कि नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, बट इन्होंने बोला कि कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव नेशनल एजुकेशन सिस्टम नहीं चाह रहे हैं हम, बट हम चाह रहे हैं कि एक एसेंशियल और फंडामेंटल एजुकेशन जो है वो सभी मैनकाइंड के लिए दी जाए। ओके, तो इनकी एक जो भी कलेक्शन थे, आर्टिकल्स थे, उनका कलेक्शन आपको यहाँ नजर आएगा 1919 और 1920 के अराउंड के आर्टिकल्स का, वो और उसको किस नाम से पब्लिश किया गया है, सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन। तो अगर आपको ये वर्ड मिलता है कि सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन की बात किसने की, तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे श्री अरबिंदो, बट ऐसा नहीं है, मतलब इनकी ये जो कलेक्शन है उसको बोला गया है सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन, बट ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ डिमांड की हो कि कुछ एक्सक्लूसिव सिस्टम होना चाहिए, नहीं। इनका कहना था कि जब हम नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि नेशनल वर्ड देने से वो नेशनल हो जाएगी एजुकेशन, नहीं। नेशनल एजुकेशन मतलब आप ऐसी एजुकेशन जो अटेंशन दे, किसको, सैक्रिफाइस को, प्रोग्रेस को, आगे बढ़ने को, कॉन्शियसनेस को, नॉलेज को इंक्रीज करे, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आपकी नॉलेज को बढ़ाए, ठीक है। सो मियर द नॉलेज ऑफ साइंस आपको एजुकेटेड नहीं बनाती है, ठीक है। आपको माइंड, बॉडी, स्पिरिट, वो जो गांधी जी ने बोली थी वैसी सी बात इनके पास भी आती है कि आपको उनकी पावर जो है वो जागृत करनी है। ओके, तो एक बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, नेशनलिज्म, यूनिवर्सल रिलेशनशिप, इन सब चीजों के बारे में। तो बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, उस तरीके के एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। तो एक सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन की बात आए तो ऑब्वियसली आप श्री अरबिंदो के साथ जाएंगे। ओके, सो ओवरऑल हमें समझ आ गया कि ये इंटीग्रल एजुकेशन की बात कर रही हैं, ये नेशनल एजुकेशन की भी बात कर रही हैं, उसमें ये नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म की भावना भी आए, ह्यूमैनिटी की बात आए, सभी क्रीड, कास्ट, इन सब चीजों से ऊपर उठ के हम काम करें, स्पिरिचुअलिटी के लिए काम करें, ठीक है, खुद की स्पिरिचुअल जर्नी पे काम करें, तो उन चीजों की ये बात करते हैं। मेजरली इनका क्वेश्चन या तो इंटीग्रल एजुकेशन से आता है कि इंटीग्रल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो श्री अरबिंदो ने दिया, या फिर जो इनकी द सावित्री या जो द लाइफ डिवाइन या सिंथेसिस ऑफ योगा, ये बुक से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। बाकी मैंने पूरी स्टोरी आपको बता दी है कि कैसे लास्ट के 40 इयर्स इन्होंने पौंडीचेरी में बिताए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, इनका आश्रम, इनकी जो पब्लिकेशन है आर्या, तो वो सारी चीजें जो है वो आपको ओवरऑल पता होनी चाहिए, ठीक है जी। सो ये आपके श्री अरबिंदो घोष मैंने डिटेल में आपको करवा दिया। अच्छा, माइंड से भी क्वेश्चन आता है इनका, जो माइंड की फॉर्म्स मैंने आपको बताई, ऑर्डिनरी से लेके हायर माइंड तक, सुपर माइंड तक। सो वो ऑर्डिनरी से सुपर माइंड तक सीक्वेंस में आपको याद होनी चाहिए, वो पूछी गई है सीक्वेंस में लगानी। ओके, सो आई होप आपको अरबिंदो घोष जो है वो समझ आए होंगे। क्लास की शुरुआत में मैंने थोड़ा ज्यादा डांट दिया था, ठीक है, बट स्टिल मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप अगर देख रहे हैं इनकलकेट लर्निंग, आपने पहले फॉलो अप किया हुआ है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि अगर मैंने एक बार कमिटमेंट दी है तो मैं बिल्कुल जी जान से कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो कमिटमेंट पूरी नहीं होती, वो क्लासेस नहीं जाती तो मुझे भी टेंशन होती है, ठीक है। बीइंग अ स्टूडेंट आपको तो होनी लाजमी है, आपने पेपर देना है, बट मैंने एक बार आपको बोल दिया, जबकि मैं बैच भी नहीं ले रही हूँ कि बिल्कुल मैं बाध्य हो गई आपको कोई चीज करवाने पे, बट आई नो अबाउट कमिटमेंट्स, आई नो माई वर्ड्स, आई वैल्यू माई वर्ड्स, कि मैंने जब बोला है आपको तो मैं आपका सिलेबस करवाऊंगी, निश्चिंत रहो। और भी चीजें मैंने करवा रखी हैं ऑलरेडी, ये बस ये है कि ये सीरीज में आपको सीक्वेंस में मिल रही हैं चीजें, अदरवाइज मैंने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी करवा रखे हैं, तो आप वहां से भी कर सकते हो, वो चीजें भी गलत नहीं है, बट ये है कि हाँ धीरे धीरे मुझे भी पढ़ाने का और एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैं और बेहतर तरीके से शायद चीजें आपको समझा पाऊं। सो ये क्लासेस जो हैं, जैसे अभी जॉन डुई और रूसो हम कवर करेंगे, वो मैंने करवा रखा है, मैंने श्री अरबिंदो भी करवा रखा था, महात्मा गांधी भी करवा रखा था, रविंद्रनाथ टैगोर भी आपको ऑलरेडी करवा रखा था, बट कुछ नया अपडेटेड अच्छे से करने के लिए टाइम लगता है पीपीटी को बनाने के लिए, उसकी सर्च के लिए, चीजों के लिए। तो जैसे ही पीपीटी बनती है, जो भी पीपीटी रेडी होती है, मैं उसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, चाहे वो नेट की हो या ये वाली हो, ठीक है। सो इस लाइक चैनल पे कुछ ना कुछ जा रहा है, वो मेरा मोटो रहता है, प्लस मैंने आपको बोला है तो मैं करवाऊंगी। सो टेंशन मत लो, पैनिक मत करो, जैसे आप मुझे बस जब आपकी एग्जाम डेट आ जाए वो इन्फॉर्म कर देना, अदरवाइज मैं कंटिन्यूटी में क्लासेस आपको बीच बीच में देखने को मिलेंगी। ऑल्दो अभी के लिए 10 दिन के लिए मेजर प्रायोरिटी नेट के बच्चों का रहेगा, उनके पीवाईक्यूज पूरे कराने और उनकी 2 मैराथन्स लेनी है, सो ऑब्वियसली उन पे भी काम करना पड़ेगा ना, बट बीच बीच में आपको क्लास देखने को मिलेंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। आप प्रिपेयर करो, कंसिस्टेंट रहो, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पैनिक मत करो, ओके, कि सिलेबस होगा नहीं होगा, होगा, ट्रस्ट मी। Okay, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.